बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। जज एक अंग्रेज़ था, मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं रहा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और दोपहर के बाद तक जारी रही। आइंदा तारीख फैसले की थी, इसलिए अदालत की नज़र में केस साफ था। मुजरमा इकबाल जुर्म कर चुकी थी। जिस वक्त जज आइंदा तारीख का ऐलान करने वाला था, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि तारीख 4 दिन बाद की आए तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं रज़िया के लिए कुछ कर सकूं। मेरी मुराद बार आई। जज ने आइंदा हफ्ते की तारीख दी, यानी अब से ठीक 8 दिन बाद। मेरा दिल ये जानते हुए भी खुश था कि रज़िया हर तरह से फंस चुकी है और अब कोई कानून इसे नहीं बचा सकता। मगर मुझे अपने और अमज़ाद के ऊपर भरोसा था कि हम इसे इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। 2-4 दिन काटने मेरे लिए अजाब बन गए थे। मैं एक एक लम्हा गिन रहा था। खुदा खुदा करके वो शाम भी आ गई जब मैं इस काबिल हुआ कि अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। मगर नहीं, पैर मेरे कब थे? ये तो उस शख्स के थे जिसके कत्ल में रज़िया मुलव्वस थी। मैं अख्तर के पाँव पर खड़ा था। ये जिस्म मेरे लिए अपने जिस्म से ज़्यादा सेहतमंद और ख़ूबसूरत था। मैंने पहली मर्तबा इस पर हाथ फेर कर देखा। अब भी मेरे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल ज़रूर मौजूद था कि ये मेरा अपना जिस्म नहीं है। मैंने ज़हनी तौर पर अभी इस जिस्म को कबूल नहीं किया था। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और हैरान रह गया। वहाँ मुझे कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे ये पता चलता कि मेरी गर्दन को किसी दूसरे जिस्म के साथ जोड़ा गया है। खाल मुलायम और चिकनी थी। हमजाद इस वक्त भी मेरे पास ही मौजूद था। वो मेरी हरकत व सकनात को बड़ी मोहब्बत भरी और अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे मेरी सेहतयाबी और नए जिस्म का मिलना इसके लिए भी इतनी ही मुसरत की बात हो। सब कुछ ठीक था, सिवाय इन कपड़ों के जो मैंने पहने हुए थे। इन पर अभी तक खून के धब्बे मौजूद थे। मैं न जाने कब तक इसी हालत में रहता कि हमजाद ने कहा, आपको नया जिस्म मुबारक हो, आइए ज़रा बाहर खुली हवा में चलें। ऐसा लगता है जैसे हम सदियों से इस खानकाह में कैद हैं। आने वाली सुबह तक आप कतई तौर पर इत्तदाल पर आ जाएंगे। अब मुझे आपके खाने और कपड़ों वगैरह की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। हमजाद और मैं बातें करते हुए इस शिकस्ता खानकाह से बाहर आ गए। हल्का हल्का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। कपड़े तो खैर मैं आपके लिए अख्तर ही के ला दूंगा ताकि आपके जिस्म पर बिल्कुल ठीक आएँ। रहा खाने का मसला तो सुबह देखा जाएगा। आप नहीं जानते कि कितने बड़े तजर्बे से गुजरे हैं। कई मरतबा तो खुद मैं भी घबरा गया था। हालात ने इतनी जल्दी और गैर मुतवक्को तौर पर नए नए रुख इख्तियार किए हैं कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो जी छोड़ जाता। मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। अब आप बिल्कुल एक आम आदमी की तरह इत्तदाल पर हैं। अब आपको भूख भी लगेगी और प्यास भी। अब तक मैं आपको संभाले हुए था। आपके इतने दिन ख़तरनाक हालात में ज़िंदा रहना, जबकि आप और मैं तकरीबन बेबस थे, किसी मौजज़े से कम नहीं। हमजाद कहता रहा, अब ये भी ज़रूरी हो गया है कि इस शहर को छोड़ दिया जाए। यहाँ सभी आपसे वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं कि आप कत्ल किए जा चुके हैं, दूसरे एक कत्ल के सिलसिले में भी मुलव्वस हैं। मेरा मशवरा तो यही है, वैसे आपको इख्तियार है। अगर आपकी मर्ज़ी इस शहर में रहने की है तो ये ज़मानत मैं ले सकता हूँ कि आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। लोग पहले ही आपसे खौफज़दा हैं और जब वो आपको दोबारा ज़िंदा हालत में देखेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ आंख उठा कर देख सके। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने आपके हुज़ूर गुस्ताखी की
तो वो सख्त सज़ा पाएगा। मैं हमजाद की ये बात सुनकर फिक्रमंद हो गया। सब कुछ खुद मेरी नज़र में था। बदामा में रहना अपने लिए नई नई मुसीबतें मोल लेने के मुतरादिफ था, और इन मुश्किलों पर किसी तरह काबू भी पा लिया जाए तो हर वक्त किसी भी नागहानी मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखना मेरे बस से बाहर था। ख्वामख्वाह ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यही फैसला किया कि ये शहर छोड़ दूं। लेकिन इस वक्त तक नहीं, जब तक रज़िया को रिहा न करवा लूं। ये मसला मेरे लिए अभी बाकी था। इसके अलावा ये भी सोचना था कि यहाँ से अगर जाया जाए तो कहाँ। यही सवाल मैंने हमजाद से कर दिया। मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराया और कुछ देर बाद बोला, मैं पहले ही समझता था कि आपका फ़ैसला कुछ मुख्तलिफ न होगा। मैंने यही सोचा था कि ये शहर छोड़ दिया जाए। अब मसला ये है कि किस शहर चला जाए। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अभी आप अपने कातलों को नहीं भूले होंगे। क्या मतलब? मैं हमजाद के मैनी खेज लहजे को सुनकर चौंक पड़ा। क्या तुम्हारी मुराद मेरठ के नवाब साहब के गुंडों से है? जी हाँ, इनसे इंतकाम लेना अभी बाकी है, हमजाद ने संजीदगी से कहा। हमजाद की बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैं इस अरसे में अपने कातलों को कतई भूल गया था। यकीनन मैं इन्हें ऐसी मौत मारूंगा कि इनकी रूहें तक कांप जाएंगी। मुझे सब याद है, वो हौलनाक रात मैं नहीं भूला जब इन बुज़दिलों ने मुझ निहत्ते को घेर कर कत्ल कर दिया था। हम मेरठ ही चलेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है रज़िया की रिहाई का बंदोबस्त करें। हमजाद के साथ इन्हीं बातों में रात हो गई। वो इसी रात जाकर न जाने कहाँ से बिस्तर और चारपाई उठा लाया। वो मेरे लिए कपड़े लाना नहीं भूला था। वो अख्तर के कपड़ों के कई जोड़े ले आया था, जो मैंने पहनकर देखे। जिस्म तो ज़ाहिर है अख्तर ही का था, कपड़े बिल्कुल ठीक थे। इस रात न जाने कितनी रातों के बाद मैं एक कुदरती नींद सोया। सुबह उठा तो हमजाद ने मेरे गुस्ल का पूरा सामान सजा रखा था। 2 बड़ी बाल्टियों में पानी, लोटा वगैरह सब कुछ था। एक तवील अरसे के बाद मैं जी भर कर नहाया। फिर कपड़े वगैरह तब्दील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब से पहले गुजरने वाले दिन मुझ पर नहीं किसी और पर गुजरे हैं। वो सब जैसे एक भयानक ख्वाब था जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। हमजाद मैं अपनी हवेली जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना ख़तरनाक है। वहाँ आपकी मौजूदगी राज नहीं रह सकेगी। जब तक आप ये शहर नहीं छोड़ते, इसी खनका में रहें। यहाँ मैं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं यही मुहैया कर दूंगा। तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा इरादा वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने का नहीं। बस ना मालूम क्यों जी चाह रहा था। मैंने कहा, आपका जो हुक्म। चलिए। हमजाद तैयार हो गया। चंद ही लम्हों बाद मैं पागलों की तरह अपनी हवेली के एक एक कमरे में चकराता फिर रहा था। न जाने कितने दिनों बाद मैं अपने पाँव पर चलकर अपने दर-ओ-बाम से गुजर रहा था। मेरे इस एहसास को वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो एक तवील अरसे तक अपने घर से दूर रहने के बाद दोबारा घर आए हों। हालांकि मेरा यहाँ आना लाहासिल ही था। इन खाली दर-ओ-बाम में क्या दरा था, मगर मेरे माजी से इनके रिश्ते ज़रूर थे। माजी जिसे मैं चाहूँ भी तो नहीं बुला सकता। मैं अपने हाफजे से एक मामूली वाक़या भी खुरच कर नहीं फेंक सकता था। मेरी सरगश्त मेरी इतनी अजीब और पुरसरार है कि ख़ुद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। इस हवेली में जिसमें इस वक्त मैं था, मेरा बचपन गुजरा था। यही पहली मर्तबा मैंने खुद को जवान महसूस किया था, बल्कि जवान होने का सबूत दिया था। मैं जब अपने सोने के कमरे में पहुंचा तो न जाने कितने हसीन चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए। कैसे कैसे बदन थे जो यहाँ मेरे पहलू में
कसमसाए थे। मेरी वहशत बढ़ती गई। मैं फिर एक मर्तबा हवेली के मुख्तलिफ कमरों के चक्कर काटने लगा। यहाँ महफल आम जमती थी, यहाँ मैं कवालियाँ कराता था, और यहाँ ये और वहाँ वो हमजात ने मेरी हालत का अंदाज़ा करके वापस चलने का मशवरा दिया। हवेली से खनका पहुँचने के बाद मेरे जिस्म की प्यास जाग उठी। मैंने हमजाद से कहा, आज की रात खाली नहीं जाएगी, रात तो आने दीजिए। हमजाद ने जवाब दिया, आप हैरत ज़दा न रह जाएं तो कहिएगा। और वाकई हमजाद ने जो कुछ कहा था वैसा ही हुआ। पहले तो मैं इसे पहचान ही नहीं सका। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने थोड़े से दिनों में इसका ये हाल हो जाएगा। इसके रुखसारों की हड्डियाँ उभर आई थी, चमकती हुई आंखें अब बुझी बुझी सी थीं। वो बिल्कुल बदली हुई थी। मुझे देखकर इसे भी जैसे सकता सा हो गया। शायद इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं इसे मिल जाऊंगा। रज़िया, हे रज़िया, मैंने इसे मुखातब किया। वो जैसे नींद से बेदार हो गई। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो पहली मर्तबा खोए खोए लहजे में बोली। नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम मेरे पास हो, मेरी आगोश में हो। मैंने रज़िया को अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो मेरे सीने से लगते हुए एकदम फूट फूट कर रोने लगी। फिर हिचकियों के दौरान बोली, तुम बेवफा हो। तुमने मुझे बुला दिया था। तुम खुद गर्ज हो। न जाने वो क्या क्या कहती रही, और मैं इसे अपने सीने में छुपाए तसल्लियाँ देता रहा। फिर अचानक इसने एक ऐसी इतला दी जिसने मुझे लर्जा दिया। जानते हो, वो मर गया। कौन? मैंने पूछा। हमारा मुन्ना, वो बोली, और फिर रोने लगी। मुझे रज़िया से इतला सुनकर सख्त सदमा हुआ। मैं इसे तमाम हंगामे में इस नन्हे वजूद को कतई भूल गया था, जिस पर मुझे कई बार बेइंतहा प्यार आया था, और मुझ में ख्वाहिश जागी थी कि काश मैं इसे अपनी गोद में ले सकता और प्यार कर सकता। ये खबर सुनकर मेरी नफसियाती ख्वाहिश न जाने कहाँ गायब हो गई। इस वक्त हमजाद ने मुझसे कहा, इसे सुबह होने से पहले वापस भी पहुंचाना है, इसलिए कि जब तक केस का कानूनी तौर पर इसके हक में फैसला न हो जाए, इसका आज़ाद होना दुश्वार है। मैं इसे सिर्फ आपके लिए जेल से निकाल कर लाया हूँ, या दूसरी सूरत में ये भी मुमकिन है कि इसे गायब ही कर दिया जाए, मगर इस सूरत में हर वक्त इसे साथ रखना आपके लिए भी ख़तरनाक हो जाएगा, इसलिए कि जेल से फरार होने का इल्ज़ाम भी इसके सर आ जाएगा। पुलिस इसकी तलाश में रहेगी। हमजाद की बात सिर्फ मैं ही सुनने का आयल था। ये हमजाद के लिए बहुत मामूली सा करिश्मा था कि वो अपनी बात जिसे सुनाना चाहता सिर्फ वही सुनता, कोई दूसरा नहीं। हालांकि एक अरसे तक वो रज़िया से हम कलाम रह चुका था, मगर अब रज़िया भी इसके बात सुनने की अहल नहीं थी। मैंने हमजाद की बात पर गौर किया। वो सही कह रहा था। इस वक्त रज़िया का जेल से फरार मेरे लिए मसला बन जाता। रज़िया की हिचकियाँ अब किसी कदर कम हो गई थीं। मैंने दानिस्ता बच्चे के बारे में मज़ीद तफसील से इस वक्त इज्तनाब किया ताकि बच्चे के ज़िक्र से रज़िया को तकलीफ़ न हो। मैंने इसके रुखसारों से आंसू पूछ दिए, तुम वाकई शेख करामत हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हो और मेरे लिए यही जानना काफ़ी है। मैंने तुम्हारे लिए तमाम दुनिया से रिश्ते मुनक़ता कर लिए हैं। लोग कहते हैं कि तुम इस दुनिया के आदमी हो और बदावाई के रहने वाले हो। जो भी हो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर पूछूंगी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रज़िया अब काफ़ी संभल चुकी थी। मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया था कि इसके ज़हन से अपने बारे में शकूक व शुबात दूर कर दूं। इसलिए मैंने इसे कहा, रज़िया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अगर मेरा मकसद तुम्हें धोखा देने का होता तो इस वक्त तुम मेरे पहलू में ना होती।
हालात कुछ इस तरह के थे कि अख्तर के जिस्म से राब्ता पैदा करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, जिसका इल्म मुझे पहले से नहीं था। ऐन वक्त पर मुझे मालूम हुआ कि 21 दिन तक कतई उज़ू मुअत्तल होकर रह जाऊंगा, वरना तुम इन हालात से ना गुजरती। मैंने तुमसे अपने बारे में जो कुछ कहा वो हर्फ बहर्फ सही है। लोग एक बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। हो सकता है कि शेख करामत मेरा हमशक्ल हो, जिसकी बिना पर सारे मफरूज़े लोगों ने खुद गाड़ लिए। तुम बहुत जल्द खुद देखोगी कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा था इसमें कुछ भी झूठ नहीं। मैं अपने लफ्ज़ों से एक मर्तबा फिर रज़िया को धोखा दे रहा था और इसके चेहरे पर बेयकीनी की परछाइयाँ दूर होती जा रही थी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी था कि मुझे अब वाक़या ही रज़िया के साथ दिली लगाव महसूस होने लगा था। हालांकि इस वक्त रज़िया में इतनी जिस्मानी कशिश नहीं रह गई थी जो कभी थी, लेकिन इसकी खुद स्पुर्दगी का वालिहाना अंदाज अब भी वही था। मैं रज़िया को समझा रहा था, अगर मैं वाकई तुम्हारी ही दुनिया का कोई फ़र्द होता तो तुम खुद सोचो कि बग़ैर जिस्म के इतने दिन ज़िंदा किस तरह रहता, फिर अपना कटा हुआ सर किसी दूसरे जिस्म के साथ किस तरह जोड़ लेता, और सबसे आखिर में ये कि तुम इस वक्त मेरी आगोश में किस तरह होती। मैंने देखा कि मेरे दलाइल से अब वो मुत्तमिन हो चुकी है। तुम्हें अभी 3 दिन जेल में और गुजारने पड़ेंगे। मुझे मालूम है कि फ़ैसला होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हें कानूनी तौर पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए, और तुम देखोगी ऐसा होगा। सच और एकदम खुश होकर मुझसे लिपट गई। हाँ, सुबह होने से पहले तुम्हें फिर जेल में पहुंचा दिया जाएगा। अब कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे रिहा होने के बाद मैं कुछ दिन के लिए अपनी दुनिया में जाऊंगा। वहां से वापसी पर तुम्हें साथ लेकर हमेशा के लिए हम ये दुनिया छोड़ देंगे। इस अरसे में तुम अपने घर ही रहोगी। लेकिन क्यों? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे? बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मसलतें हैं जिनसे रफ्ता रफ्ता तुम भी आगाह हो जाओगी। फ़िलहाल जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इस पर खामोशी से अमल करो। यही मेरे और तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमने हालात से घबरा कर अब तक मेरे बारे में जो कुछ पुलिस को बताया है, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो वो यही करती। हालात ही इतने गैर मुतवक्का और अजीब है। मुझे इस सिलसिले में तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अब आइंदा तुम मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। मेरी बात सुनकर रज़िया ने असबात में सर हिलाया और कुछ देर खामोश रहकर बोली, तुम कितने दिन वापस आओगे? पहले से कुछ कहना मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और सुनो, ये रात आखिरी नहीं, मैं जाने से पहले तुमसे मिलकर जाऊंगा। खैर, इन बातों को छोड़ो। देखो, रात दबे पांव गुजर रही है और ये रात बहुत दिन बाद आई है, एक तवील और थका देने वाले इंतज़ार के बाद। मेरा इशारा रज़िया मेरा इशारा समझकर और भी सिमट गई। जब अलकाल का उजाला सा फैलने लगा तो मैं रज़िया से जुदा हुआ। रात ही मैंने गुस्ल के लिए पानी मंगवा कर रख लिया था। मैं खानका के एक हिस्से में जाकर नहाया और कपड़े तब्दील करके मैंने हमजाद को तलब किया। आपने बहुत देर कर दी, देखें बिल्कुल सुबह होने वाली है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि रज़िया पर कुछ शुबा न हो किया जाए और जिस तरह खामोशी से मैं इसे लाया था इसी तरह वापस पहुँचा दूँ। हमजाद रज़िया को लेकर चला गया और मैं रात भर जागने के सबब फ़ौरन ही सो गया। इस रात के बाद एहतियातन मैंने रज़िया को नहीं बुलाया और बकाया 2 रातें मेरी आगोश खाली रही। मैंने मसलहन भी ऐसा किया था ताकि कोई नया हंगामा न खड़ा हो जाए। अब मैं जो भी करना चाहता था
میرٹھ پہنچ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ میرا جذبہ انتقام مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں جلد سے جلد میرٹھ پہنچ کر اپنے قاتلوں کو مزہ چکھاؤں۔ نواب صاحب کے گنڈوں کو میں ابھی بھولا نہیں تھا، اور نہ خود نواب صاحب کو، جن کے سبب مجھے اتنے بڑے عذاب سے گزرنا پڑا تھا۔ پھر نواب صاحب کا طبیب خاص بھی میری نظر میں تھا، جس نے نرگس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے کر معلوم کر لیا تھا کہ میں کس شہر میں ہوں۔ یہ سارے قرضے مجھے ادا کرنے تھے۔ وہ 3 دن انہی حالات کو سوچتے ہوئے گزر گئے۔